हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम के मैथमेटिक्स सब। आज के लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा बस टॉपिक रह गया है तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बचा हुआ है कॉलिनियर, ठीक है, कॉलिनियर से रिलेटेड बचा हुआ है। सेंट्रॉइड थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कस करते हैं, पहला लेते हैं कॉलिनियरिटी, ठीक है। तो आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कि कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। तो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कॉलिनियरिटी को, ठीक है। तो आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कि 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, दूसरे पॉइंट का नाम हम बी दे देते हैं और तीसरे पॉइंट का नाम सी दे देते हैं, ठीक है। यदि तीनों पॉइंट्स एक सीधी लाइन पर लाई करते हैं ना, किसी भी लाइन पर लाई करते हैं तीनों पॉइंट्स, तो कहते हैं कि वे तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास 3 और पॉइंट्स है इस तरह का, ठीक है। क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर कभी लाई कर पाएंगे? बिल्कुल लाई नहीं कर पाएंगे। यदि हम इधर से ऐसे ड्रॉ करें तो दो ही पॉइंट्स इस लाइन पर लाई कर पाते हैं, ये वाला पॉइंट तो इस लाइन पर लाई नहीं कर पा रहा है, तो हम इन तीनों पॉइंट्स को जो है कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं कहेंगे, ठीक है। तो कॉलिनियर पॉइंट्स 3 पॉइंट्स यदि आपस में कॉलिनियर होना चाहता है तो तीनों पॉइंट्स को एक सिंगल लाइन पर आना पड़ेगा। यदि आ जाता है सिंगल लाइन पर, ठीक है, एक किसी लाइन पर लाई कर जाते हैं तीनों के तीनों पॉइंट्स, तभी तीनों पॉइंट्स को हम कहेंगे कि वे तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर हैं। यदि तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो वे तीनों पॉइंट्स को हम कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं कहेंगे, ठीक है। तो कॉलिनियर चेक करने के लिए आता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग इसका डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। जैसे मान लो कि ये मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, हमको चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं। तो देखो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर पॉइंट्स कब होंगे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस का एडिशन, ठीक है, ए सी डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर हैं, ठीक है। जब ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस का एडिशन ए सी डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि 3 पॉइंट्स किसी लाइन पर लाई कर रहे हैं तो उस लाइन सेगमेंट को, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक इतना पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा फिर इतना पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 पार्ट का एडिशन, ठीक है, दोनों पार्ट को जोड़ देंगे तो एक नया पार्ट हमको मिलेगा जो कि सबसे लंबा होगा। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज किए हुए हैं, ठीक है, कि यदि हम 2 पार्ट को ऐड कर देते हैं और वो तीसरे पार्ट के बराबर हो जाता है तो कहेंगे कि वह तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर हैं, ठीक है। मान लो कि हम 2 पार्ट को ऐड करते हैं और वो किसी तीसरे पार्ट के बराबर नहीं हो पाता, ठीक है। मान लो कि हम ए, जैसे यहाँ पे देखो, मान लो कि इस तरह का है, ठीक है। तो इस तरह का है, मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। मान लो कि हम ए बी लेंथ फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, ए सी लेंथ फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, फिर बी सी लेंथ भी फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। लेकिन यहाँ पर यदि हम ए बी और ए सी को ऐड करते हैं ना, तो हो सकता है कि वह कभी बी सी से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। यह भी संभावना है कि ए बी प्लस ए सी का एडिशन बी सी से कम हो जाए, ठीक है। तो बराबर तो नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा? क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स जो है ना वो एक सिंगल लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो ए बी ठीक है, 2 सेगमेंट का एडिशन तीसरे से बड़ा हो जाएगा या तो 2 सेगमेंट का एडिशन तीसरे से कम हो जाएगा, ठीक है। तो यदि ऐसा केस बन जाता है तो कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर नहीं है। लेकिन 2 पार्ट का एडिशन यदि तीसरे पार्ट के बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर हैं। तो यही कंडीशन आप लोग अप्लाई करोगे चेक करने के लिए। यदि क्वेश्चन में आप लोग को आता है कि 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं, आप लोग चेक करके बताओ, ठीक है।
तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है, 2 सेगमेंट को ऐड करके तीसरे के बराबर करने का प्रयास करोगे। जैसे हम क्वेश्चन से समझाते हैं, क्वेश्चन से आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, प्रूव दैट पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1,1, बी जिसका कोऑर्डिनेट है -2,7 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 3,-3 आर कॉलिनियर। हमको प्रूफ करना है कि ये कॉलिनियर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम 2 डिस्टेंस को ऐड करके तीसरे के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक डिस्टेंस ए बी निकलेगा, दूसरा डिस्टेंस बी सी निकलेगा और तीसरा डिस्टेंस ए सी निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा तो कोई लेंथ नहीं निकल रहा है। यदि 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, ठीक है, तो एगो ए बी हो जाएगा, एगो बी सी हो जाएगा, फिर एगो ए सी हो जाएगा। अब ए बी सी कहाँ है हमको नहीं पता है, इसलिए हम उसको इस तरह से डिनोट नहीं कर सकते हैं कि ए यहीं पे होगा, बी यहीं पे होगा और सी यहीं पे होगा, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन के अनुसार सी यहाँ पे हो और बी यहाँ पे हो, यह भी संभावना है कि ए यहाँ पे हो, ठीक है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना वो लाइन पर कहाँ पे लाई कर रहे हैं, पहले ए है कि बी है कि सी है, इसीलिए हम इस केस में फिगर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन हम तो इतना तो हम पता लगा ही सकते हैं ना कि यदि 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी तो मेरे पास 3 लेंथ होंगे और वो एक लेंथ होगा ए बी, दूसरा लेंथ हो सकता है बी सी और तीसरा लेंथ हो सकता है ए सी। इसके अलावा तो कोई दूसरा लेंथ नहीं बन सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, फिर बी सी निकालते हैं, फिर ए सी निकालते हैं और फिर चेक कर लेंगे क्या 2 लेंथ का एडिशन तीसरे लेंथ के बराबर आ रहा है या नहीं। यदि आ जाता है तो कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर हैं, यदि नहीं आ पाता है तो कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर नहीं है। तो आइए देखते हैं, ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला सभी को पता है, डिस्कस कर चुके हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है। तो या इसको भी x2 y2 x1 y1 आप लोग मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब नंबर नेगेटिव में हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखो ये कितना आता है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो +2 और +1 3 और 3 का स्क्वायर कितना 9, ठीक है। 1 - 7 कितना -6 और -6 का स्क्वायर कितना 36, ठीक है। तो अंदर में कितना आ गया मेरे पास 45, ठीक है। और 45 को लिखा जा सकता है, ठीक है। 45 को क्या लिख सकते हो, 45 को लिख सकते हैं 5 × 3 × 3, ठीक है। जिसमें से 2 3 पर एक 3 बाहर आ जाएगा, तो कहने का मतलब है √45 को लिखा जा सकता है 3√5, ठीक है, 3√5। तो ए बी कितना आया, ए बी लेंथ आया है 3√5 यूनिट, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस लिख देंगे यूनिट, ठीक है। चलिए अब बी सी निकालते हैं। तो बी सी देखते हैं, ठीक है। किसी को भी x2 y2 x1 y1 मान लेंगे, तो हम यहाँ पे x2 y2 x1 y1 मान रहे हैं। तो फॉर्मूला के अनुसार √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -3 - 7 कितना -10 और -10 का स्क्वायर करोगे तो 100। तो ये क्या मिला √5
125, ठीक है। तो 125 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लो तो देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या होगा, अंडर रूट 125 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। स्क्वायर रूट में 2 पर 1 बाहर आता है तो 2 5 पर 1 5 बाहर आएगा, तो क्या लिखेंगे 5 रूट 5, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू कितना मिला, 5 रूट 5 यूनिट। अब ए सी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए सी तो किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और 2 का स्क्वायर कितना 4, -3 -1 कितना -4, और -4 का स्क्वायर करोगे तो 16, तो ये कितना आया अंडर रूट 20, ठीक है। तो ये कितना आएगा 2 रूट 5, कितना आएगा 2 रूट 5 यूनिट। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या किसी दो सेगमेंट का एडिशन तीसरे के बराबर है कि नहीं, किसी का भी। तो पहले हम बी सी ए सी को चेक करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो ए बी के बराबर नहीं आ पा रहा है। लेकिन जब हम ए बी और ए सी को ऐड करते हैं ना, यहाँ पे देखो ए बी प्लस ए सी जो है वह बी सी के बराबर आ जा रहा है, क्योंकि ए बी के जगह पे है 3 रूट 5 और ए सी के जगह पे है 2 रूट 5, और यहाँ पे रूट 5 के गो है 3 गो है, यहाँ पे रूट 5 के गो है 2 गो है, तो 3 गो रूट 5 2 गो रूट 5 मिल के गो 5 गो रूट 5, तो बी सी का वैल्यू भी तो है 5 रूट 5, ठीक है, बी सी का वैल्यू भी है 5 रूट 5। तो इसका मतलब कि दो सेगमेंट का एडिशन तीसरे सेगमेंट के बराबर है। यदि ऐसा हो पा रहा है तो हम कह देंगे कि तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर हैं। यदि इक्वल नहीं हो पाता, किसी भी दो सेगमेंट का एडिशन तीसरे सेगमेंट के बराबर नहीं हो पाता, ठीक है, तो हम कह देते हैं हम किसी भी सेगमेंट को, दो सेगमेंट को ऐड करके देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम ए बी ए सी को ही ऐड करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। हम ए बी बी सी को ऐड करके देखेंगे क्या तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं, या बी सी ए सी को ऐड करके देखेंगे कि तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं, या ए बी ए सी को ऐड करके देख लेंगे कि तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बस हमको किसी दो सेगमेंट को ऐड करके चेक कर लेना है कि वो तीसरे सेगमेंट के बराबर है कि नहीं। यदि है तो पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो यहाँ पे ठीक है, क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, तो लिख देंगे कि पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर, ठीक है। तो इसी तरह से हम कॉलिनियरिटी को चेक करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेंट्रॉइड के बारे में। सेंट्रॉइड आप लोग को हायर क्लास में भी डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। अभी हम आप लोग को थोड़ा सा सेंट्रॉइड के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे क्लास 11th में तो पढ़ना ही है सेंट्रॉइड के बारे में। तो देखो सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, तो 3 वर्टेक्स होंगे, और 3 वर्टेक्स हैं तो उसके कुछ ना कुछ नाम होंगे। तो हम एक वर्टेक्स को ए से पुकारते हैं, दूसरे वर्टेक्स को बी से पुकारते हैं, और तीसरे वर्टेक्स को सी से पुकारते हैं, ठीक है। यदि ए जो है पॉइंट है, तो उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट का वैल्यू x1, y1 है, बी भी यदि पॉइंट है तो उसका भी कुछ कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा। तो मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू x2, y2 है। सी यदि पॉइंट है तो इसके भी कोऑर्डिनेट के कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे। तो मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू x3, y3 है, ठीक है। अब देखो पहले हमको जो है सेंट्रॉइड को समझना है कि सेंट्रॉइड होता क्या है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है। सेंट्रॉइड किसको कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अब मीडियंस क्या होता है, ठीक है। मीडियंस एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसको वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ड्रॉ किया जाए तो वह अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है। यदि डिवाइड करता है अपोजिट साइड को 2 बराबर भागों में तभी वह लाइन सेगमेंट मीडियंस होगा, ठीक है।
जैसे हम किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं, ठीक है। मीडियन वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है अपोजिट साइड पर, और मीडियन अपोजिट साइड को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए से एक मीडियन ड्रॉ किए AD, AD जो है वो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब है इतना पोर्शन और इतना पोर्शन दोनों ही आपस में बराबर हैं। इसके बाद हम दूसरा मीडियन वर्टेक्स B से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया BE, ठीक है। BE भी क्या है, वह AC को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन AE बराबर EC है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स C से भी हम एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं और उसको नाम दे दिए CM, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम 3 मीडियन किसी भी ट्रायंगल में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। इस पॉइंट पर तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस है। तीनों मीडियंस एक दूसरे को इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है ना, उसी को कहते हैं सेंट्रॉयड, ठीक है। तो सेंट्रॉयड क्या होता है, सेंट्रॉयड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जहां पर ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल में वह पॉइंट जिस पॉइंट पर तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम सेंट्रॉयड के नाम से जानते हैं। सेंट्रॉयड को हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सेंट्रॉयड को C से डिनोट नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिशियन जो है इसके लिए सेंट्रॉयड के लिए एक लेटर बना दिए हैं कि हम सेंट्रॉयड को हमेशा कैपिटल G से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। ना तो O से करेंगे, नहीं तो C से करेंगे। तो याद रखिएगा कि सेंट्रॉयड आप लोग को कहाँ जहाँ मतलब कहीं भी G देख जाए कैपिटल G, तो समझ जाइएगा कि वहाँ सेंट्रॉयड का बात हो रहा है। तो ये है सेंट्रॉयड कैपिटल G। अब देखो सेंट्रॉयड जो है ना, वह मीडियन को रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो 2:1 में डिवाइड करता है। ध्यान से देखो, ऊपर वाला लेंथ जो है ना वो ज़्यादा है, नीचे वाला लेंथ जो है ना वह कम है। देखो AG लेंथ ज़्यादा है, GD लेंथ कम है, ठीक है। तो सेंट्रॉयड जो होता है ना वह मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ऊपर वाला पोर्शन 2 होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा है भी, दिख भी रहा है, और नीचे वाला पोर्शन कम होता है, ठीक है, 1 होता है। समझ में आया ना। तो ये याद रखिएगा कि सेंट्रॉयड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ऊपर वाला भाग 2 होता है तो नीचे वाला भाग 1 के बराबर होता है, ठीक है। और टोटल जो है वो 3 है। तो अब देखो ये पॉइंट, ये जो सेंट्रॉयड G है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा, तो वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने से पहले हम पॉइंट D के कोऑर्डिनेट के वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा, D के x का वैल्यू कितना होगा, D के y का वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान से देखो D जो है वह BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो BC का मिड पॉइंट है, तो D के x का वैल्यू कितना होगा, x2 प्लस में x3 अपॉन में 2, क्योंकि पॉइंट D BC को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो इधर वाला पोर्शन यदि M है तो इधर वाला पोर्शन भी M होगा, ठीक है। अब यदि अब आप लोग सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हो तो E वाले M से कौन सा x ज़्यादा दूरी पर है, x3 है या x2 है, तो बिल्कुल x2 है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि पॉइंट D के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू x है और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू y है, जो कि हमको फाइंड करना है x और y कितना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं x इक्वल टू कितना हो सकता है। तो E वाले ये जो M है, इस M से ये वाला x का वैल्यू ज़्यादा दूरी पर है ना। तो इस M को कौन सा x याद आएगा, x3 याद आएगा कि x2 याद आएगा। तो जहाँ पे जुदाई है वहीं पर हम लोग उसको याद करते हैं, ठीक है। तो M जो है वो x2 को याद कर रहा होगा, तो M तो x2 को मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला M इस x3 से मल्टीप्लाई करेगा। तो चूंकि दोनों ही M ही है, क्यों दोनों M है,
क्योंकि पॉइंट डी जो है वो बी सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए इधर का पोर्शन भी एम, इधर का पोर्शन भी एम, ठीक है। और बटा में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हो जाता है x इज इक्वल टू मिलेगा x2 प्लस x3 अपॉन में 2, ठीक है। तो हमको पॉइंट डी के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2, ठीक है। उसी तरह से पॉइंट डी के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, y2 प्लस y3 अपॉन में 2, ठीक है। तो डी बी डी बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, पॉइंट डी बी सी के बीचों बीच लाई कर रहा था, इसीलिए डी के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू x2 प्लस में x3 बटा में 2, डी के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू y2 प्लस में y3 बटा में 2, ठीक है। तो अब देखो, अब हम कोऑर्डिनेट, अब पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ देखो, ये मेरे पास क्या है, AD लेंथ है, AD लेंथ को कोई पॉइंट G 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो G के x और y कोऑर्डिनेट के वैल्यू को निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला का यूज करके, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। मान लेते हैं कि G जो है, G के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कैपिटल X है और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कैपिटल Y है, जो कि हमको फाइंड करना है। तो देखो, कैपिटल X जो कि सेंट्रॉइड के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, वो कितना होगा, तो ध्यान से देखो, ठीक है। तो AD को G जो है वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ऊपर वाला पोर्शन 2 है, नीचे वाला पोर्शन 1 है। तो ये जो 2 है, इस 2 से x का कौन सा वैल्यू दूर पर है, ठीक है, x1 ज़्यादा दूर है या ये x2 प्लस x3 अपॉन 2 ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, दिख भी रहा है कि ये वाले 2 से x2 प्लस में x3 अपॉन 2, ठीक है, ज़्यादा दूरी पर है। x2 प्लस में x3 अपॉन 2 है क्या, d पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू। y2 प्लस y3 अपॉन में 2 है क्या, d कोऑर्डिनेट के y का वैल्यू, ठीक है। तो 2 जो है वह इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू x2 प्लस में x3 अपॉन में 2। सेक्शन फार्मूला यूज कर रहे हैं, सेक्शन फार्मूला बता चुके हैं पीछे, ठीक है। यहाँ पे +1 लगता है, 1 से x के कौन सा वैल्यू ज़्यादा दूरी पर है, ये है या ये है, तो बिल्कुल 1 से तो ज़्यादा दूर x1 है, तो 1 किसको याद करेगा, x1 को याद करेगा, ठीक है। और बटा में क्या करते हैं, हम रेशियो को सम करके लिख देते हैं, 2 + 1 करके लिख देंगे, ठीक है। तो देखो, ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो क्या मिला, x2 प्लस x3, और 1 से x1 मल्टीप्लाई होगा तो x1 ही मिलेगा, 1 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही रह जाता है। तो हमको क्या मिला, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटा में 3, ठीक है। तो सेंट्रॉइड के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होता है, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 अपॉन में 3। x1 x2 x3 है क्या, x1 है पॉइंट A के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू, x2 है क्या पॉइंट B के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू, x3 है क्या पॉइंट C के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू। यदि ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता है आपको, तो आप सेंट्रॉइड के x कोऑर्डिनेट के वैल्यू को निकाल सकते हो, कैसे, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 अपॉन में 3 करके। उसी तरह से सेंट्रॉइड के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालोगे ना सेक्शन फार्मूला का यूज करके, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो देखो, ये 2 से ज़्यादा दूरी पर ये है y का वैल्यू, तो 2 तो इससे मल्टीप्लाई करेगा, y2 प्लस में y3 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई होगा। 1 से ज़्यादा दूरी पर y का कौन सा वैल्यू है, y1 है या ये है, तो बिल्कुल y1 है, तो 1 किसको याद कर रहा होगा, तो 1 तो y1 को याद कर रहा होगा। बटा में क्या करते हैं, रेशियो को ऐड करके लिख देते हैं, 1 + 2 जो कि 3 के बराबर हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो क्या मिला, y1 + y2 + y3, y1 + y2 + y3 अपॉन में 2, ठीक है। तो देखो, हमको सेंट्रॉइड के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है y1 प्लस में y2 + y3 अपॉन में 2, ठीक है। y1 क्या है, तो a के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू, y2 क्या है, तो b के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू, y3 क्या है, तो c के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं और कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से।
तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टिसेज आर। ठीक है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। ए बी सी, ए का वर्टेक्स हमको ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है -3, 0। बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमको दिया हुआ है 5, -2। सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है -8, 5। और हमको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है। सेंट्रॉइड यदि यह मीडियन है एडी, तो यहाँ कहीं सेंट्रॉइड होगा जी। ठीक है, जो कि एडी को 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा। लेकिन अब हमको उतना डिराइव नहीं करना है, डेरिवेशन हम कर चुके हैं, हम देख चुके हैं। ठीक है, कि मान लेते हैं कि सेंट्रॉइड जो है उसके एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कैपिटल एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू कैपिटल वाई है। ठीक है, तो कैपिटल एक्स किसके बराबर होता है, अभी हम देखें कि कैपिटल एक्स होता है x1 + x2 + x3 अपॉन में 2। ठीक है, x1 x2 x3 है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू है ए बी और सी के। तो ए के एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, तो -3। बी के एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, तो 5। और सी के एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, तो -8 बटा में, सॉरी यहाँ पे 3 होता है। ठीक है, 3। तो इसको निकाल लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो सेंट्रॉइड के एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सेंट्रॉइड के वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या होता है, y1 + y2 + y3 अपॉन में 3। y1 है क्या, तो a के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो कि 0 है यहाँ पर। y2 है क्या, b के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो कि -2 है। और y3 है क्या, c के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो कि 5 है बटा में 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जो भी आता है वो x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमको मिल जाएगा, किसका, सेंट्रॉइड का। ठीक है, तो बस ज़्यादा कुछ है नहीं, इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ठीक है, धन्यवाद।